Hello everyone, welcome to Adda 24/7 that is for class 11th and 12th JEE and NEET। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का Adda 24/7 के इस चैनल पे that is योर अड्डा एंड कामयाबी का अड्डा। So let me start with the session। आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं एक पोम एंड दिस पोएम नेम इज कीपिंग क्वाइट और ये पोम आपकी ली गई है फ्लेमिंगो बुक से। दिस इज पोम नंबर 3 और इस पोम में हम लोग पढ़ेंगे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कुछ हार्ड वर्ड्स बीच में आएंगे जिसका डिस्कशन भी हम लोग करेंगे एंड वी विल लर्न ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस, ऑल द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच विल कम इन द चैप्टर। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कीपिंग क्वाइट पोएम में आपको क्या मेंशन किया है। सो इस पोएम में आपको मेंशन किया गया है एक पोएट के द्वारा जिनका नाम है पैब्लो नेरुडा। तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए हम लोग को चुप हो जाना चाहिए, शांत रहना चाहिए और कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है और वो रीज़न ये है कि वो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। ना व्हाट इज़ इंट्रोस्पेक्ट? एक्चुअली में हम अपनी रोज़ की लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, अपनी चीज़ों को जान ही नहीं पाते। सो यहाँ पोएट हमसे कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए आप शांत रहो, किसी तरह की कोई एक्टिविटी ना करो और अपने अंदर, मन के अंदर झांक के देखो कि एक्चुअली में आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो। अगर एक इंसान चुपचाप बैठ करके कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप को नोटिस कर ले, बोलते हैं ना मी टाइम। सो वो मी टाइम अगर वो अपने आप को दे दे तो उसे पता चल जाएगा कि वो जो चीज़ कर रहा है वो सही है या फिर गलत। सो दैट्स वाई पोएट बार बार इस पोएम में आपको मेंशन करते हुए दिखाई देंगे कि शांत रहिए थोड़ी देर के लिए और कुछ देर के लिए अपने आप को जानने की कोशिश करिए दैट हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग, और आप कैसे इस वर्ल्ड को सेव करने में मदद कर सकते हो बाय जस्ट कीपिंग योरसेल्फ क्वाइट। सो आई होप गाइज ये पोम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ब्यूटिफुली इसको हमारे पोएट ने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोम, बट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई want to tell you something about myself. This is me. My name is Rebecca Aga and this is all about me. I'm a MSc, MA and B.Ed having a 7 years of experience and have qualified my CTET and UPTET examination. This is a small intro of mine which is just for you. You should know who your teacher is. Now let us पुट थिंकिंग कैप्स ऑन और पढ़ते हैं चैप्टर को, क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि अगर आप क्लास में अपना 100% दे रहे हो तो आपका 90% सिलेबस यहीं पर कवर हो जाता है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत बार बार नहीं होती अगर एक बार आपने ढंग से पढ़ लिया है तो। सो इसी वजह से दिस स्लाइड इज़ जस्ट फॉर यू टू पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन। अपने दिमाग की बत्ती को जलाइए और एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़िए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दैट कि ये जो पोएम है आपकी कीपिंग क्वाइट, इसके राइटर कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पोएट है इनका नाम है पैब्लो नेरुडा। इनकी जो बर्थ ईयर है वो है 1904 और इनका डेथ ईयर है 1973। ये अपने पेन नेम से लिखते थे। पैब्लो नेरुडा जो आप देख रहे हो ये इनका पेन नेम है, मतलब जब ये पोएम्स लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसके नीचे ये अपना नाम डालते हैं पैब्लो नेरुडा। आप सोचोगे कि जो पोएट होते हैं वो अपना पेन नेम क्यों डालते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पर इनका नाम लिखा हुआ है नेफ्टाली रिकार्डो रेस बासोल्टो। सो दिस इज अ वेरी बिग नेम। ओके, तो एक छोटा नाम इन्होंने अपना पेन नेम के तौर पर डाला जिसका नाम क्या है, पैब्लो नेरुडा। सो इट माइट बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएट। एक्चुअली एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इनका स्टार्टिंग का नाम नेफ्टाली रिकार्डो, इस तरह का नाम आप याद रखना। एक ओवरव्यू आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इनका रियल नेम क्या है और इनका पेन नेम क्या है। ओके, नाउ ही वॉज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल चाइल्ड। सो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और मैं आपको बता दूं इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1971 में। सो ही गॉट द नोबेल प्राइज ऑल्सो, ओके, फॉर लिटरेचर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोम। दिस पोम इज कीपिंग क्वाइट, दैट मीन्स यू हैव टू पुट योर फिंगर्स ऑन योर लिप्स। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। आपको अपनी फिंगर्स को अपने मुंह पर नहीं रखना है। जैसे क्लास में हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारे टीचर कहते थे शांत रहो, कीप क्वाइट। दैट मीन्स नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको अपने मुंह पर फिंगर रखनी है और आपको चुप हो जाना है। यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है, यहाँ पर पोएट कह रहा है कि आप लोगों को थोड़ी देर के लिए जितने भी काम हैं उनसे हट करके आपको एक शांति बना के रखनी है अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, और सिर्फ किसके बारे में सोचना है, अपने बारे में। सो हियर ही फर्स्ट से नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल।
पोएट कहते हैं अब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। काउंटिंग करेंगे हम लोग 12 तक और तब तक हम लोग चुप रहेंगे। अब पोएट यहाँ पे क्या रेफरेंस दे रहा है? इट माइट बी पॉसिबल, यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने 12 का रेफरेंस इसलिए दिया है कि वो एक वॉच को मेंशन करना चाह रहे हैं जो कि 12 जब बजाती है तो उसकी दोनों सुइयाँ एक जगह पे होती हैं और जो सुई होती है वो एक जगह पे आके टिक जाती है, रुक जाती है। या हो सकता है वो 12 का रेफरेंस यहाँ पर 12 मंथ से दे रहे हो जो एक साल में आते हैं, जनवरी फरवरी टू दिसंबर, राइट। या उनके 12 का क्या सेंस हो सकता है? आप देखो ये जो पोएम लिखी हुई है कीपिंग क्वाइट, कैन यू काउंट इट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So in all total this particular title consists of 12 letters। तो ये 3 रेफरेंसेस निकल सकते हैं कि यहाँ पर पोएट ने 12 ही काउंट करने के लिए क्यों बोला है। वॉच की वजह से भी हो सकता है, मंथ ऑफ द ईयर की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये टाइटल की वजह से भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली पोएट हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? चलो 12 तक काउंट करते हैं और सब लोग क्या हो जाते हैं? एक पल के लिए शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं और किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन। इस 2 लाइन में पोएट ने क्या बताया। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ लिटरेरी डिवाइसेस। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे एक एलिटरेशन यूज हुआ है। नाउ व्हाट इज एलिटरेशन? आपको पता है ना, वॉवल्स होते हैं 5 वॉवल्स। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ एंड यू। अपार्ट फ्रॉम दिस जितने भी लेटर्स हमारे बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं और कहीं पे भी अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन दिखाई दे रहा होता है तो वहां एलिटरेशन यूज होता है। सो आप यहां पर देख सकते हो वी विल, दिस इज द रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। सेकेंड लाइन में भी आप सेम चीज देख सकते हो, राइट। सो वी विल का जो रेपिटेशन हुआ है यहां पर वो क्या है? वो है एलिटरेशन, W W। Then we can also see a kind of another poetic device here, that is antithesis। एंटीथेसिस, ओके। एंटीथेसिस क्या होता है? जब 2 ऑपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है तो आप उसको बोलते हो एंटीथेसिस। अब यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स कैसे आए हैं? पहले पोएट हमसे कह रहा है नाउ वी विल काउंट टू 12, तो पहले वो हमसे काउंटिंग करने के लिए बोल रहा है, दैट इज एन एक्शन। अगेन द पोएट इज सेइंग एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब है देयर इज नो मूवमेंट। तो एक बार पोएट मूवमेंट करने के लिए बोल रहा है और दूसरी बार पोएट क्या कह रहा है? देयर शुड बी नो मूवमेंट। सो काउंट एंड स्टिल आर द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स यहाँ पर आपका एंटीथेसिस का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अनदर थिंग इज, अगर आप इस पूरे पैराग्राफ में देखो तो किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है अपार्ट फ्रॉम फुल स्टॉप। सो ये पूरे 2 वर्ड्स जो हैं वो आपको एक पैराग्राफ में कंप्लीट करके दिए गए हैं। सो हियर वी कैन से अ पोएम व्हिच इज गिवन इन द होल पैराग्राफ, या कोई भी पैराग्राफ आपका कंप्लीट एक पैराग्राफ में दिया गया होता है जिसमें किसी तरह का कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, सो उसको आप बोलते हो इंजैबमेंट। सो हियर अनदर पोएटिक डिवाइस इज इंजैबमेंट। Got it? So there are 3, you can say 3 poetic devices. The first is alliteration, second is antithesis and third is enjambment. I hope this is quite clear. पोएट ने पहले स्टैंजा में हमसे क्या बोला कि कुछ देर के लिए हम लोग चुप हो जाते हैं, at least till counting 12. Next the poet is saying, for once on the face of the earth, let us not speak in any language, let us stop for 1 second and not move a arm so much. So यहाँ पर जो पोएट है वो कह रहे हैं for once on the face of the earth, that means at least इस अर्थ पे let us not speak in any language, हम लोग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं। आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर अगर हम लोग गुजरात जाएंगे तो हमें गुजराती मिलेगी, पंजाब जाएंगे तो पंजाबी बोलते हुए लोग दिखाई देंगे, ओके, कर्नाटका जाएंगे तो कन्नड़ बोलते हुए लोग दिखाई देंगे, एंड इफ वी गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी विल गेट डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट यहाँ पे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज की जा रही हैं डिफरेंट लोगों के द्वारा, वो एक तरह का डिविजन है, वो एक तरह से डिवाइड कर रही हैं लोगों को। ऑल्दो जो लैंग्वेजेस बनाई गई या फिर जो धर्म बनाए गए, जितनी भी चीज़ें बनाई गई वो लोगों के अंदर यूनिटी क्रिएट करने के लिए बनाई गई थी, बट ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, हम लोगों को एक दूसरे से
डिफर करती हैं। अभी आप देखो, जैसे बहुत सारे लोग जब इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं बोल पाते, तो हम लोग बोलते हैं ओ उसको इंग्लिश नहीं आती है, एंड वी स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ दैट पर्सन। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो वो क्या करता है, वो हमें एक दूसरे से अलग कर देता है, हमें एक दूसरे को कॉमेंट करने के लिए उतारू कर देता है, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि हम कमेंट करना शुरू कर देते हैं। सो वो एक तरह से हमारे बीच में क्या लाता है, डिवीजन लाता है, डिस्ट्रैक्शन लाता है। सो ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमें डिवाइड कर रही हैं, हमारा डिवीजन करने के लिए हैं। सो इसी वजह से पोएट कह रहा है कि एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ द अर्थ चलो हम लोग किसी के बारे में भी बात नहीं करते या किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते, क्योंकि जब हम लोग चुप रहेंगे तो हमारे मुँह से कोई लैंग्वेज ही नहीं निकलेगी, और जब हमारे मुँह से कोई लैंग्वेज नहीं निकलेगी तो वहाँ पर शांति होगी और किसी तरह का कोई भी झगड़ा नहीं होगा। Then the poet says, let us stop for 1 second and not move our arms so much. अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, लेकिन कम से कम 1 सेकेंड के लिए तो हम शांत हो सकते हैं ना। अपने एक्शंस ना करके जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, जब हम लोग बोल रहे होते हैं, हमारे हाथ मूव कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी मूव कर रही होती है, हमारा मुंह चल रहा होता है, हमारी टंग चल रही होती है, सो एटलीस्ट फॉर जस्ट 1 सेकेंड हम लोग चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, अपने हाथों को रोक देते हैं और किसी भी तरह के मूवमेंट्स को रोक देते हैं। सो आई होप गाइस ये वाला पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें बस पोएट ने अगेन शांति के बारे में बात की है और ये बताया है कि लैंग्वेजेस भी डिवीजन करती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा देर तक अगर चुप नहीं हो सकते हो तो 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाओ और अपने हाथों को बहुत ज़्यादा मूव मत करो, बिकॉज जब हम बात करते हैं तो हमारे हाथों के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। Now guys, here we will discuss the poetic device which are used in this particular paragraph. So सबसे पहले हम बात करते हैं एनाफोरा की। यहाँ पे एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। Now what is एनाफोरा? जब आपके एक ही पैराग्राफ में सेम वर्ड का इस्तेमाल कई बार किया जाता है तो आप बोल सकते हो कि वहाँ एनाफोरा यूज़ हुआ है, जैसे लेट अस एंड लेट अस। सो यू कैन से हियर इज ऑल्सो लेट अस, हियर इज ऑल्सो लेट अस, विच इज लेट्स इन शॉर्ट। सो दिस इज एनाफोरा, सेम वर्ड का रिपीटेशन हुआ है एक ही पैराग्राफ में। गॉट इट? सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो इसमें एनाफोरा का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कह रहा है? नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट without rush, without engines, we would be all together in a sudden strangeness. Now here the poetess say it would be an exotic moment. Exotic refers to strange. बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होगी, बहुत ही डिफरेंट सा मोमेंट होगा जब आप शांत रहोगे। बिकॉज आप क्या करते हो, डेली किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हो ना, पूरे दिन आप कोई ना कोई काम करते रहते हो। तो जब आप अपनी डेली लाइफ से कुछ हटके करोगे तो वो क्या होगा, वो अलग होगा, वो स्ट्रेंज होगा। आप पूरे दिन एक्टिविटी कर रहे हो, फिर आप एक टाइम के लिए अगर शांत हो जाओ तो वो अलग तो होगा ही ना। तो जब आप अपनी डेली एक्टिविटी से कुछ हट करके करते हो तो दैट इज कॉल्ड एन एक्सोटिक मूवमेंट, डिफरेंट मूवमेंट, अ स्ट्रेंज मूवमेंट, जिसमें किसी तरह का कोई रश नहीं होगा, भाग दौड़ नहीं होगी, आप लोग जल्दी जल्दी भाग नहीं रहे होगे अपने डेली काम को करने के लिए। डेली हम काम करते हैं ना, जैसे डेली लोग ऑफिस जाते हैं, डेली जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो घर का खाना बनाती हैं, डेली टीचर पढ़ाते हैं, डेली बच्चे पढ़ते हैं। सो इन सारे कामों से अपने आप को मुक्ति दो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, बिना किसी रश के, बिना किसी भाग दौड़ के कि अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बिना किसी इंजन के। अब यहाँ पे इंजन का रेफरेंस क्यों दिया है पोएट ने? इंजन रेफर्स टू आप कोई भी व्हीकल चलाओ, चाहे कार हो, चाहे बस हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे आपकी शिप हो, उसमें इंजन्स होते हैं और इंजन्स को चलाने वाला कोई ना कोई होता है। सो आपकी नॉन लिविंग थिंग भी मूव कर रही है और साथ साथ में वो जो इंजन चलाने वाला है वो भी मूवमेंट कर रहा है। सो ना ही भाग दौड़ हो, ना ही किसी तरह का कोई इंजन मूवमेंट हो, वी ऑल बी टुगेदर। अब हम सब लोग साथ में कैसे होंगे? हर कोई बंदा तो अलग अलग जगह है, लेकिन एक्टिविटी में तो सेम है ना। हम सब लोग शांत हैं, वी ऑल आर कीप क्वाइट, सब शांत हैं। सो इस वजह से वी ऑल आर लाइक टुगेदर। सो वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और जब हम एक पल के लिए चुप हो जाएंगे, एक पल के लिए हम शांत हो जाएंगे, तो हमारी जिंदगी में ऐसे लगेगा कि एक नया मोमेंट आ गया है, कुछ अलग हो गया है, कुछ डिफरेंट हो गया है, जिसमें एक अलग तरह की स्ट्रेंजनेस मिल रही है, एक डिफरेंट फीलिंग मिल रही है। सडन मतलब जो अचानक से आई हुई है। डेली एक्टिविटीज में अगर आप कुछ क्षण के लिए चुप हो जाओगे तो वो आपकी जिंदगी का एक सडन स्ट्रेंज पॉइंट होगा,
राइट. सो इसी वजह से यहाँ पे पोएट ने इस्तेमाल किया है सडन स्ट्रेंजनेस. आई होप स्टूडेंट्स कि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इस पैराग्राफ में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा. सो हियर पोएट अगेन वांट्स टू से चुप हो जाते हैं. चुप होना एक डिफरेंट मूवमेंट सा बन जाएगा हमारी ज़िंदगी में, एक अलग फीलिंग देगा, हो सकता है एक पॉजिटिव फीलिंग दे. तो किसी भी तरह के मूवमेंट को, जो हमारी ज़िंदगी की भाग दौड़ है, जो हमारी मोनोटोनस लाइफ है, एक ही रोज़ एक ही ढर्रे पे चलते हैं हम लोग, वो मोनोटोनस लाइफ को हम लोग को क्या करना है, एक पल के लिए ख़त्म कर देना है, शांत कर देना है. और शांत भी कैसे करना है, शांत रह करके. गॉट इट. नाउ गाइस, अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है. सबसे पहले आप देखो तो यहाँ पे कई सारी लाइंस में आपका एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है. जैसे इफ यू लुक एट दिस वर्ड वी वुड, अगेन W साउंड इज अ काइंड ऑफ रेपिटेशन. वो ये कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन हो रहा है 2 बार, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है. अगेन इन द लास्ट लाइन ऑल्सो सडन स्ट्रेंजनेस, both the words starts with S. So यहाँ पर भी आपका कौन सा poetic device यूज किया जा रहा है, alliteration. So be sure about this कि इस में आपका दोनों ही जगह क्या यूज किया गया है, alliteration यूज किया गया है. Now another poetic device which has been used here is repetition. Now how repetition is like, कैसा होता है repetition आपका? So आप ये देखो, without rush, without engine, एक सेम लाइन में सेम वर्ड को रिपीट किया जा रहा है. सो हियर इज द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड इज यूज्ड. ओके, तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपकी 2 फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है. पहला है रिपीटिशन और दूसरा है आपका एलिटरेशन. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट में बोल रहा है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his hurt hands. Now what the poet is trying to say here, फिशरमैन क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, रोज फिशिंग करते हैं, रोज उनका यही काम होता है. तो अल्टीमेटली जब वो फिशिंग करते हैं तो वो जितने भी क्रिएचर्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं उनको तो मार रहे होते हैं ना, सारी मछलियों को मार रहे होते हैं. सो यहाँ पे वो फिशरमैन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो फिशरमैन हैं जो कोल्ड सी में जाते हैं तो उनको भी ठंड लगती होगी, और वो वेल्स को जा कर के हार्म करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनका शिकार करते हैं, उन्हें पानी के बाहर लेकर के आते हैं जिससे वो मर जाती हैं. सो ना वेल्स को हार्म हो ना फिशरमैन को ठंड लगे. तो वो फिशरमैन से कह रहा है शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, एक बार के लिए अपनी एक्टिविटी को बंद कर दो, मछलियाँ पकड़ने मत जाओ. जब तुम ठंडे पानी में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाओगे तो ना ही तुम्हें ठंड से कोई दिक्कत होगी और ना ही वेल्स को कोई हार्म हो पाएगा, ना ही वेल्स को कोई नुकसान होगा क्योंकि उनका जीवन बच जाएगा, और ना ही तुम्हें कोई नुकसान होगा क्योंकि तुम ठंड से बच जाओगे. नेक्स्ट ही सेइंग एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. सो हियर लेट मी टेल यू गाइस, वो लोग जो सॉल्ट निकालते हैं, ठीक है, दांडी मार्च बहुत पॉपुलर है, आपने सुना होगा. तो जो लोग सॉल्ट गैदर करते हैं ना सीज से, उनके हाथ खराब हो जाते हैं क्योंकि जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं ना, कई बार ऐसा होता है काफ़ी लंबे समय तक काम करने की वजह से उनके हाथ सड़ जाते हैं. सो वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो आदमी जो रोज़ के रोज़ क्या करते हैं, सॉल्ट गैदर करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, अपनी एक्टिविटी को रोक लें और कुछ देर वो अपने हाथों पे नज़र मार ले कि उनके हाथों को कितना नुकसान पहुंच चुका है, कितनी चोटें उनके हाथ में आ चुकी हैं, ताकि जब वो एक बार अपने हाथों को देखेंगे तो हो सकता है कि वो अपने वाउंड्स का इलाज करें एक बार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी नई टेक्निक को डेवलप कर पाएँ जिससे उनके हाथों को इफ़ेक्ट ना पहुंचे. सो अल्टीमेटली हियर अगेन द पोएट इज ट्राइंग टू से अस कि देखो कोई भी पर्सन हो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए तो उसे बेनिफिट मिलेगा. सो हियर द पोएट वांट्स टू से द बेनिफिट ऑफ कीपिंग क्वाइट. सो वो हमें फ़ायदे बचा रहे हैं कि हम कैसे अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, फ़ायदा उठा सकते हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को जो हमको साइलेंट रहने पर मिल रही हैं. सो आई होप गाइस कि आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पैराग्राफ, जिसमें उसने 2 पर्सनालिटीज़ को मेंशन किया है. पहला तो फिशरमैन को मेंशन किया है और दूसरा सॉल्ट गैदरर्स को मेंशन किया है कि एटलीस्ट वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं ताकि वो ये नोटिस कर पाएँ कि वो क्या कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए. Now what is the poetic device that has been used here? कौन सी poetic device का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है? Can you look at this last line? Here Herd's hand is used. So Herd's hand means H and H, which is a consonant sound, repeat again and again. So this is alliteration.
कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन ही कहलाता है आपका अलिटरेशन. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट इज सेइंग दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean coats and walk about with their brothers in the shade doing nothing. So here the poet explains each and everything very well. बहुत अच्छे से poet ने चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है. कह रहा है वो लोग जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं. अब उसने 3 तरह के युद्ध यहाँ पर मेंशन किए हैं. First, green wars. Now, what is green wars actually? The wars just like किसी तरह के आर्म्स के बिना, जैसे कि आप डिफॉरेस्टेशन करते हो ना, पेड़ों को काटते हो, तो वो एक तरह का युद्ध ही है. धीरे धीरे पेड़ क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं और हमारा जीवन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. राइट. सो ग्रीन वॉर आपका एक तो डिफॉरेस्टेशन हो सकता है. ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, तो वो भी एक तरह की ग्रीन वॉर है. वो भी एक तरह का युद्ध ही है जो हम लोग चुपचाप लड़े जा रहे हैं एक पर्टिकुलर रोटी के लिए. हर कोई तरस रहा है कि एक रोटी के लिए कितने सारे लोग झगड़ा करते हैं. राइट. सो ग्रीन वॉर रेफर्स टू अ काइंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन और ओवर पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज वॉर विद गैस. नाउ हियर व्हाट पोएट मेंशंस, वॉर विद गैस रेफर्स टू माइट बी द पोल्यूशन. पॉल्यूशन जो लोग फैला रहे हैं कूड़ा जला करके, या फिर जब वो लोग बॉम्ब्स वगैरह फेंकते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है. व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है. तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है. लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पानी में कूड़ा फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, तो पानी गंदा होता है. सो दिस इज क्रिएटिंग व्हाट पोल्यूशन. तो जिन चीज़ों से पोल्यूशन हो रहा है उसी को ही यहाँ पर पोएट ने मेंशन किया है, वॉर विद गैस. Then he is saying war with fire. Now what is fire? Fire refers to a kind of explosion. आपने देखा होगा जब बड़े बड़े युद्ध होते हैं तो लोग तोप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कैनन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं. तोप इन इंग्लिश रेफर्स टू कैनन. सो कैनन का इस्तेमाल करते हैं और फिर बड़े बड़े से ब्लास्ट करते हैं, एक्सप्लोजन्स करते हैं. तो उससे क्या होता है, कितने सारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कितने सारे लोगों की जानें जाती हैं. सो हियर द पोएट इज मेंशनिंग 3 wars. First is the green war, which is a kind of silent war. Another is the gas war, which is a kind of pollution. And the another one is the war with the fire, which refers to a kind of explosion. So here 3 types of wars are explained by the poet. अब poet ये क्यों बोल रहा है, यहाँ पे उसने mention किया है क्योंकि यहाँ पर हमारी जीत होती है लेकिन इसमें कोई भी बचता नहीं है. आप सोचो ना, युद्ध होगा, चाहे वो ग्रीन वॉर हो, चाहे वॉर विद गैस हो, चाहे वॉर विद फायर हो, अल्टीमेटली किसी ना किसी को तो नुकसान पहुंचा रही है. जब जंग होती है, जब युद्ध होता है, कौन बचता है? अल्टीमेटली बहुत सारी जानें जाती हैं ना, बस हम आज़ादी का झंडा गाड़ के रह जाते हैं. सो अल्टीमेटली लोगों की जानें जा रही हैं, उनको एक ऐसी मौत मिल रही है जो कि एक्चुअली में उनकी रियल नहीं है, उनका टाइम नहीं आया, वो वक्त से पहले मर रहे हैं और उनको शहीद का झंडा दे दिया जाता है. सो क्या मिल रहा है इस तरह के युद्ध से? कुछ नहीं, सिर्फ डिस्ट्रक्शन, तबाही. चाहे वो आपकी चीज़ों का तबाही हो, चाहे वो आपके लोगों की तबाही हो. क्या मिलेगा इन सब चीज़ों से? सो पोएट कह रहा है कि अगर हम शांत रहेंगे सो हम इन हर तरह के वॉर से बच सकते हैं. इन वॉर से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू बी साइलेंट फॉर अ व्हाइल. Next he is saying would put on clean clothes. Now what here poet wants to say? Put on clean clothes. क्या वो आपसे साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए बोल रहा है? No. Here the poet wants to say कि आप अपने perception को बदलिए, वो सोच जो आपने गंदी करके रखी हुई है. अब आप ये बताओ, जो टेररिस्ट होते हैं ना, आतंकवादी, उनकी सोच क्या होती है? गंदी होती है ना. हम बदला लेंगे, रिवेंज लेंगे और रिवेंज में लोगों की जानें लेंगे. क्या ये साफ सोच है? क्या ये जो सोच का कपड़ा आपने पहन करके रखा हुआ है वो साफ सुथरा है? No, not at all. So here poet wants to say there must be a kind of change in your perception. आपके perception में एक change आना चाहिए, आपका दिमागी तौर पर changement होना चाहिए. जब आप अपनी सोच को साफ कर पाओगे तब आप जिंदगी में अपनी सुधार ला पाओगे. सो जब आप चुप रहोगे आप सोच पाओगे कि आप क्या कर रहे हो. अगर आप ब्लास्ट कर रहे हो, बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हो, तो दिस इज़ रॉन्ग. अगर आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग. अगर आप पोल्यूशन में
पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ वॉर एंड पोएट डजंट वांट दैट. ठीक है, पोएट चाहता है कि आप अपने परसेप्शन के कपड़े को बदलिए, जो आपने अपनी दिमाग, जो सोच, जो नैरो माइंडेडनेस रखी हुई है उसको बदलिए. सो हियर पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस समथिंग इन अ वर्ड जो कि थोड़े से हिडन लैंग्वेज में किया गया है. नेक्स्ट इज एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग. नेक्स्ट द पोएट इज सेइंग कि हमें क्या करना है, चलना है. किसके साथ? अपने भाइयों के साथ. भाई डजंट रेफर्स टू आपके सिबलिंग्स या आपके कजिन. भाई रेफर्स टू वी शुड मूव विद अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि हर किसी में भाईचारा होना चाहिए, किसी में झगड़ा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तान के सोल्जर्स से लड़ने के लिए चले जा रहे हैं या युद्ध करने के लिए चले जा रहे हैं. जब सब आपस में रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, बिना किसी झगड़े के रहेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी सोच बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम सबके बारे में अच्छा सोच रहे होंगे तो कुछ बुरा होगा ही नहीं. एंड देन ही सेज इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग. नाउ व्हाट इज शेड? व्हाई द पोएट यूज्ड द वर्ड शेड हियर? इट रेफर्स टू प्रोटेक्शन. सो हम लोगों को इस तरीके से रहना है कि हम सब लोग एक दूसरे का प्रोटेक्शन करें. बट ऑब्वियस चीज़ है, जब आप भाईचारे के साथ रहोगे, जब आप लोग एक दूसरे का सहारा बन करके रहोगे, तो आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को सहारा दे रहे हो. कोई परेशानी में पड़ रहा है, आप भाग करके जा रहे हो उसकी मदद के लिए, क्योंकि आपके मन में उसके लिए स्नेह है, प्यार है, ब्रदरहुड की फीलिंग है. और तभी वो कह रहा है आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे बाय डूइंग नथिंग. डूइंग नथिंग का मतलब है नो काइंड ऑफ वॉर, नो काइंड ऑफ थिंग्स जो किसी तरह की परेशानी में किसी को डालें. राइट? सो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और चुप रह करके आप अपने भाइयों के साथ चलो, ब्रदरहुड की फीलिंग बनाओ, उनको प्रोटेक्शन दो और अपने परसेप्शन को बदलो, अपनी सोच को बदलो. सो आई होप स्टूडेंट ये पैराग्राफ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. सो इस पोएम में जो ये पैराग्राफ आपको दिया गया था, इसमें जो पोएट है उन्होंने 3 चीज़ों की बात करी है कि इन युद्धों से हमें कुछ नहीं मिलता, चाहे वो ग्रीन वॉर्स हो, चाहे गैस की वॉर हो, चाहे फायर की वॉर हो. इसमें विक्ट्री होती है लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं बचता. तो इससे बेटर है कि आप अपने परसेप्शन को बदलो, भाईचारे की फीलिंग रखो और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करो. ना गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि यहाँ पे रेपिटेशन का इस्तेमाल किया गया है. आप देखो यहाँ पे बार बार वो बोल रहा है ना, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर्स, है ना, ग्रीन वॉर्स. सो वॉर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. सो हियर यू कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ रेपिटेशन विच हैज बीन यूज्ड हियर इन द पोएम. ओके, repetition has been used. Now here if you can say there is a kind of a word which is used here, shade. शेड का मतलब होता है छाया. हम लोग बोलते हैं ना जिसके नीचे जितने भी जानवर होते हैं उनको बिठा दिया जाता है. कोई नॉन लिविंग थिंग का रेफरेंस लेते हैं. सो वो नॉन लिविंग थिंग अल्टीमेटली हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. कैन यू थिंक ऑफ दिस? कोई नॉन लिविंग थिंग हमें प्रोटेक्ट कैसे कर सकती है? इज इट द एक्टिविटी ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग? सो यहाँ पे आप एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता हुआ दिखा रहे हो. दैट मीन्स हियर इज अ वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड विच इज personification. Personification. So another poetic device which has been used here, personification, जहाँ पे शेड का इस्तेमाल करके बताया गया है कि हमें एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिंबॉलिज्म भी यूज कर रहा है पोएट. एंड व्हाई द पोएट इज यूजिंग सिंबॉलिज्म अगेन एंड अगेन? यू कैन सी हियर ग्रीन वॉर्स विच आई टोल्ड यू रेफर्स टू डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज वॉर विद गैस. अगेन सिंबॉलिज्म यूज किया गया है. गैस सिंबल है पोल्यूशन का. Again there's a word that has been used, fire, which is the symbol of explosion, है ना, जो बॉम्ब्स वगैरह फोड़े जाते हैं, तो वो सब दिखाया गया है. सो ये सारी चीज़ें सिंबल हैं, किसी ना किसी चीज़ का सिंबल दे रही हैं. सो here another poetic device which has been used here is symbolism. Got it guys? I hope this is quite clear. फिर यहाँ पे देखो clean cloths का इस्तेमाल किया गया है. So if you can see the clean cloths, so there are 2 things that has been used here as a poetic device. First is alliteration, okay, and if you look on this whole line, put on clean cloths. So here another symbol has been given. That means here we have
टू कनेक्ट इट विद द वर्ड परसेप्शन. कपड़े पहनने हैं और कपड़ों का रेफरेंस हमारे परसेप्शन से दिया जा रहा है. सो अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ सिंबोलिज्म. क्लियर? सो चार तरह की पोएटिक डिवाइसेस, तीन तरह की पोएटिक डिवाइसेस बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर देखी, नहीं चार. रेपिटेशन देखी, एलिटरेशन देखा, पर्सोनिफिकेशन देखा और सिंबोलिज्म देखा. गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. आप लोगों ने देखा होगा जब कोई मर जाता है ना तो उसकी डेड बॉडी को कैसे लाया जाता है, किसी ना किसी व्हीकल में भर के, है ना. कभी कभी तो ऐसा होता है जब सोल्जर्स वगैरह की डेथ होती है और एक साथ कई सारे लोग मार दिए जाते हैं तो उनको ट्रक में लोड कर करके लाया जाता है. ओके, सो हियर पोएट वांट्स टू से, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. मेरा मतलब ये नहीं है कि आप काम करना ही छोड़ दो. अब आपका हार्ट पंप कर रहा है वो तो करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है वो तो करेगा ही करेगा. आप दिन भर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो वो तो आप हो गए ही हो गए, बट आपकी जो इनएक्टिविटी होनी चाहिए वो कंप्लीट इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़े बहुत मूवमेंट्स होने चाहिए. जो आप डेली लाइफ में अपनी करते हो थोड़े बहुत मोमेंट्स होने चाहिए, हाँ, मगर आपकी जो सोच है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जानी चाहिए, आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए जिसमें आप सोच पाओ कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज करेक्ट और नॉट. क्योंकि पोएट यहाँ पे मैं बताना चाहता है जो जिंदगी है इज व्हाट इट इज अबाउट. जिंदगी वही है जो हम देखते हैं, हमें यही ज़िंदगी है जो चलानी है. जो हम कर रहे हैं ना अपनी डेली लाइफ में वो करते करते ही हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं. अगर वो सब हम लोग नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी लगेगी ही नहीं. सो ऐसा नहीं है एक जगह पर बैठ जाओ या लेट जाओ, पड़े रहो और बस पोएट ने कह दिया है डूइंग नथिंग, मतलब कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे, पड़े रहेंगे. इट डजंट मीन लाइक दैट. आप अपने डेली के टास्क कर रहे हो, करो, बट उसमें अपनी सोच को शांत करो, अपने दिमाग को शांत करो, अपने मन को शांत करो और किसी तरह के फंस से दूर रहो. क्योंकि पोएट ये नहीं चाहता कि कोई ट्रक जो है वो आए तो वो डेथ के साथ आए. कुछ ऐसा ना हो कि लोगों के बीच में हेट्रेड आए, गुस्सा आए और उसके बाद फिर लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाएं और फिर अल्टीमेटली क्या हो, डेथ, मौत. और मौत क्या करती है, इंसान को तोड़ देती है अंदर से. किसी अपने की मौत इंसान को तोड़ देती है. सो पोएट यहाँ पे रेफरेंस देना चाहता है, वो नहीं चाहता कि ट्रक भर के जो डेड बॉडीज़ हैं वो किसी के घर ले जाई जाएं, बिकॉज वो इंसान की ज़िंदगी को पूरा ख़त्म कर देती हैं, स्पॉइल कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं. सो अगर आपकी ज़िंदगी में आपको शांति चाहिए, अगर आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हो कि किसी तरह की परेशानियों और दुखों से आप बच पाओ, तो उसके लिए आप क्या करो, आप थोड़ी देर के लिए बस शांत हो जाओ. नॉट टोटली कंप्लीटली इनएक्टिव, बट या साइलेंट फॉर अ मोमेंट. So if you can see here guys, what I want should not be confused with total inactivity. You can see here there are two lines but no punctuation mark is used. This is given in a particular paragraph. That means यहाँ पर आपका जो poetic device use किया जा रहा है, this is enjambment. Okay? So यहाँ पे जो word use किया गया है वो क्या है, वो enjambment है. Clear? चलो आगे देखते हैं. Next is, if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for one could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening our lives with death. बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है गाइस. एक्चुअली पोएट यहाँ पर क्या सोच रहा है कि अभी तक उसने जो लिखा उससे हम लोग शायद यही रेफरेंस ले रहे हैं कि हम पूरी तरीके से शांत हो जाएं, है ना. जैसे इंसान कोमा में चला जाता है ना, बस उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो कुछ नहीं कर रहा होता. सो ऐसा भी नहीं कह रहा पोएट. पोएट कह रहा है कि जो हमने अपनी ज़िंदगी का डेली ढर्रा बना करके रखा हुआ है, एक ही सोच पे सब चल रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं. ज्वेलर्स ज्वेलरी बेचेगा, बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, जॉब वाले जॉब करेंगे, उसके बाद फिर एक ही एक्टिविटी में हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे. कोई कह रहा है कौवा कान ले जा रहा है तो हम भी कहेंगे हाँ हाँ ले जा रहा है, चलो चलते हैं. सो दिस इज सिंगल माइंडेडनेस, राइट. तो वो कह रहा है कि देयर इज नो नीड टू बी सिंगल माइंडेड. एक धर्रे पे मत चलो, अपनी तरीके से सोचो. अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, ऐसे ही मत रहो कि हमारी जिंदगी बस चल रही है. डू नॉट लिव अ मोनोटोनस लाइफ एज एवरीवन इज लिविंग. हर इंसान एक बहुत ही बोरिंग जिंदगी जी रहा है, बहुत ही बकवास जिंदगी जी रहा है. उस ढर्रे पर मत जियो. और वो बोरिंग जिंदगी क्या है, उसके काम
करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया है कि वो सुबह निकलता है, शाम को घर वापस आता है और उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो एक ही काम को करते करते दुखी हो गया है, सैड हो गया है। अब पोएट यहाँ पे ये सोच रहा है कि क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हो, आप इस चीज़ को इन एक्टिविटी से कंप्लीट रेफरेंस ले रहे हो, तो वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है मेरा मतलब इन एक्टिविटी नहीं है, मेरा मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक ही काम में इन्वॉल्व मत हो, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। सोचो अगर आपको रोज़ एक ही दाल खाने के लिए मिले, एक ही सब्जी खाने के लिए मिले, एक ही कपड़ा पहनने के लिए मिले, तो आप बोर हो जाओगे, राइट? सो एक काम को आप मत करो, जो सब कर रहे हैं वो आप मत करो। And for once could do nothing. Hold yourself for a while. You'll get to know what you have to do. आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए चुप हो, या अपने आप को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो ताकि आप सोच पाओ आराम से कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही है या हमें कुछ और करना चाहिए जो हमें खुशी दे, जो हमें सेटिस्फैक्शन दे, जो हमें हैप्पीनेस दे। हो सकता है ये जो साइलेंस है, जो थोड़ी देर के लिए साइलेंस रहना है, वो आपकी दुखीपन को इंटरप्ट कर दे। बहुत तेज हम लोग रो रहे होते हैं ना, फिर हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं वो हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं प्लीज़ गो अवे बिकॉज आई वॉन्ट माई मी टाइम। और जब इंसान खुद ना चुपचाप रो रहा होता है, फिर उसके दिमाग में अपने आप ही चीज़ें आती हैं जो उसकी दुखीपन को इंटरप्ट कर देती हैं और फिर वो दूसरी चीज़ें सोचने लगता है। सो वही कह रहा है, शांत रहो थोड़ी देर के लिए, अपने बारे में सोचो, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि तुम क्या कर रहे हो सकता है तुम्हारी सैडनेस, जो तुम्हारे अंदर दुख है, वो इंटरप्ट हो जाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, और ये दुखी जीवन हमने हमेशा जिया है क्योंकि हमने कभी अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करी। हम हंस रहे हैं तो क्यों हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं तो क्यों रो रहे हैं, हम खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। वी हैव नो रीज़न अबाउट दैट बिकॉज वी नेवर अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। हम हमेशा दूसरों से कहते हैं आप हमें नहीं समझते हो, लेकिन अपने मन से पूछो क्या आपने कभी अपने आप को समझने की कोशिश करी है? यू विल गेट द आंसर नो, बिकॉज हमारी ज़िंदगी में हमने कभी वो मौका आने ही नहीं दिया जो हमें ये सोचने पे मजबूर करे कि हम क्या कर रहे हैं। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, आप में से किसी भी ऐसे स्टूडेंट ने ये सोचा होगा कि आप क्या कर रहे हो तो आपके अंदर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होगा क्योंकि आपको आपके मन से आपका आंसर मिल गया होगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और रोज़ एक ज़िंदगी हम लोग करते चले आ रहे होते हैं यही सोच कर, अरे ये तो करना ही है, अरे ये तो करना ही है, ये तो करना ही पड़ता है। सो इस तरीके से जब हम अपनी ज़िंदगी में सोच रहे होते हैं तो अल्टीमेटली हम अपनी ज़िंदगियों को क्या कर रहे होते हैं, थ्रेट में डाल रहे होते हैं, धमकी दे रहे होते हैं, अरे अब तो मर जाएंगे, है ना, तो मर के तो चले ही जाना है, तो ये काम तो अभी कर ही लो। अरे कपड़ा नहीं पहना हमने, अच्छा चलो अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं क्योंकि मर के तो चले ही जाना है, एक ही ज़िंदगी है। जस्ट लाइक दिस। सो डू नॉट थ्रेट योरसेल्फ, डू नॉट डू एवरीथिंग व्हाट द पीपल आर डूइंग। वो सब कुछ मत करो जो दूसरे लोग कर रहे हैं। डू व्हाट यू वांट, थिंक ऑफ योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ट्राई टू गेट व्हाट यू वांट, नॉट व्हाट एवरीवन वांट्स। नॉट सी पीपल कि लोग क्या कर रहे हैं आपको वो करना है। डू व्हाट योर हार्ट सेज, डू व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग सेज, डू व्हाट योर सोल सेज। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है ऑल टोटल कि अगर आपको चाहिए कि आप वो डरने वाली ज़िंदगी मत जियो जो कि आपको सिर्फ दुखी कर रही है, अगर आप ये चाहते हो कि आपके दुखी को या आपके दुख को कोई इंटरप्ट कर पाए, तो वो एक ही चीज़ हो सकती है और वो है आपका साइलेंट रहना, जो आपको समझने में मदद करेगा, जो आपको उस डर से मुक्ति दिलाएगा जो आपके अंदर डर भरा हुआ है उस मौत का। और एक चैप्टर मैंने आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ मेंशन करी थी कि डीप वाटर, आपको याद होगा कि डर, इंसान को मौत का डर तभी तक रहता है जब तक वो जिंदा रहता है। जिस दिन वो मर गया ना, उस दिन डर भी चला जाता है, डर भी खत्म हो जाता है। बिकॉज आफ्टर दैट डेथ देयर इज नथिंग, देयर इज ओनली पीस। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, मे दैट पर्सन्स सोल रेस्ट इन पीस। आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज अ नीड, बिकॉज आफ्टर द डेथ actually there is peace. Only the activities we are performing in our lives that gives a kind of like परेशानियाँ, हमारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में ही है, मरने के बाद कुछ नहीं है, there is nothing. So the poet wants एक ज़िंदगी में भी अपने आप को सुकून दे लो, ठीक है, क्यों मौत से बार बार अपने आप को डरा रहे हो। सो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। और अगर आप यहाँ पे देखो तो कई सारी जगह पर आपका एंजाबमेंट यूज हुआ है। जस्ट लाइक इफ यू लुक एट दिस वर्ड, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग,
This is enjambment because this is in a single paragraph. Then we have the word and for once could do nothing. This is not, but yeah, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So this is the whole paragraph which again shows a kind of enjambment because this is given in a single paragraph. मतलब आपको ये एक पैराग्राफ में दिया गया है, इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये enjambment होगा. ठीक. अच्छा, एक और आपको फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और ज़रूर आप मेरे से बोलोगे मैम ये तो बताया नहीं आपने. सो यहाँ पे वी वर और सो सिंगल दोनों ही जगह आपका एलिटरेशन यूज़ हुआ है. क्या मुझे एलिटरेशन दोबारा बताने की ज़रूरत है गाइस? आई डोंट थिंक सो. वी वर WW कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ व्हाट, इट इज़ एलिटरेशन. सो सिंगल SS कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटिशन, एलिटरेशन. ओके, चलो नेक्स्ट. In this paragraph, this is the last paragraph and here poet wants to say perhaps the earth can teach us. अरे शांत तो रहो, देखो तो अर्थ हमें क्या सिखा रही है, ये पृथ्वी हमें क्या सिखाना चाह रही है. As when everything seems dead and later proves to be alive. कोई नहीं मिल रहा ना तुम्हें तुम्हारी इंस्पिरेशन बनने के लिए, कोई नहीं ऐसा बन रहा ना जो तुम्हारे लिए एग्जाम्पल सेट करे, तो प्लीज गो एंड चेक द अर्थ. सुनामी आती है, लैंडस्लाइड होता है, कितने सारे वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं और जाने क्या क्या हो जाता है, स्टॉर्म आ जाती है, टॉर्नेडो आ जाता है, सब आ जाता है, एवरीथिंग. एंड कैन यू एवर थिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री? जैसे ही विंटर्स आता है उसके बाद फिर आपको ऑटम दिखाई देता है, पत्तियां झड़ने लगती हैं और फिर जब स्प्रिंग आता है तो पत्तियां वापस आने लगती हैं. पेड़ की तो जिंदगी खत्म थी ना, पत्तियां गिर गई, ग्रीन लीव्स गिर गई, लेकिन वापस से वो अपने आप को क्या ग्रूम नहीं करता. सो जस्ट लर्न फ्रॉम द अर्थ, थिंक ऑफ अर्थ. अर्थ हमें एक बहुत बड़ा लेसन दे रही है. अर्थ इज अ टीचर फॉर अस. सो प्लीज गो एंड बी द स्टूडेंट ऑफ अर्थ. अर्थ से सीखो, अर्थ हमें क्या सिखा रही है, जीना सिखा रही है कि जिंदगी में सब कुछ भी खत्म हो जाए तो भी जिंदगी बाकी है एंड यू कैन लिव दैट लाइफ. सो गो एंड लर्न फ्रॉम अर्थ. अर्थ हमें सिखा रही है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब कुछ डेड हो जाता है, कुछ नहीं बचता, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, फिर बाद में हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो हमें ज़िंदगी की निशानी देती हैं. आपको क्या लगता है केदारनाथ में जो सीन हुआ था, ठीक है, और कहीं काफ़ी सारी जगह क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है बेटा? सब कुछ खत्म होने के बाद लोग वापस जाना शुरू करते हैं ना, चीज़ें वापस से होती हैं ना. क्या कवर नहीं होती चीज़ें? होती हैं, बिल्कुल होती हैं. सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें जीने की उम्मीद देता है, और हमें जब तक जिंदगी ऊपर वाले ने दी है ना, हमें वो जीनी चाहिए. गॉट इट? सो आई होप गाइज दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को. और अगेन पोएट ना यहाँ पर फिर से आपसे बोल रहा है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12. अब वो आपसे नहीं कह रहा कि तुम काउंट करो, उसने तो आपको शिक्षा दे दी, उसने आपको जो कहना था वो कह दिया. अब वो कह रहा है मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. नाउ प्लीज यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. आप चुप रहो, मैं आपके लिए 12 गिन रहा हूँ, आप शांत रहो, मैं चाहता हूँ, ताकि जो मैंने आप लोगों को बताया है, जो मैंने अपनी सोच आप लोगों को बताई है, वो आप सोच पाओ. सो आई होप गाइज दिस इज़ क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. बस एक लास्ट में आपको यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना चाहूँगी, या फिर लिटरेरी डिवाइस आप बोल सकते हो इसको. दैट इज पर्सोनिफिकेशन हैज़ बीन यूज्ड, क्योंकि अर्थ को यहाँ पर एक टीचर बताया गया है, अर्थ हमें पढ़ा रही है, और अर्थ नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आती है. ठीक है, ऑल तो जीवन देने वाला नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में रखा गया है. नॉन लिविंग थिंग हम लोग को लिविंग की एक्टिविटी शो कर रही है. सो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, मानवीयकरण का. आई होप स्टूडेंट ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा. हाँ, अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ना. गाइस, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, और वो बच्चे जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो इस लिंक को टाइप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर वो ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक को, या फिर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे और कॉपी करके लिंक को ज्वाइन कर लेंगे. तो आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और पीडीएफ्स मिलते रहेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग गाइस, हियर आई जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू. आपको याद होगा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे ये जो पोएट हैं, ठीक है, उन पोएट को, जो पोएट हैं उनका नाम है
पेब्लो नेरुडा, ठीक है। सो आपको बताना है इनको नोबेल प्राइज मिला था, ओके तो वो नोबेल प्राइज जो था वो उनको कौन से ईयर में मिला था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर जरूर करके दोगे। नाउ लेट मी एंड दिस सेशन गाइज, दिस सेशन वाज नॉट एक्चुअली लाइव बट रिकॉर्डेड बिकॉज देयर वाज अ काइंड ऑफ नेट इशू। सो आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी तरह का आपको अगर डाउट होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दोगे। ये आपका टर्म 1 का टॉपिक है, आप अच्छे से इसको पढ़ पाओगे। ना गाइज दिस इज एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि हमारा क्लास 10th का भी बैच यहाँ पर चल रहा है, और आप सजेस्ट कर सकते हो क्लास 10th के स्टूडेंट को कि वो आ करके अड्डा क्लास 9 10th को कनेक्ट कर सकते हैं। Now let me end with the session. A big thank you to all. Thanks a lot for the patience that you people have learned a lot. And do not forget to like the session, to share the session as much as possible, and do comment in the comment section that how do you like this session and do you get everything. And again I just want to say अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो। At last please do press the bell icon which you can see here, you can see in the video section also। तो ये बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। ओके सो लेट मी एंड विद द सेशन। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।